नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारा स्पेशल शो लेकर आते हैं हम आपके लिए ताकि आपकी फाइनेंसेस को प्लान करने में मदद कर सकें, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकें। हमारे साथ हर रोज इस शो में एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है सही है या फिर नहीं, कैसे आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, नई शुरुआत करनी है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का बेसिकली आपके पास सवाल है अपने निवेश से जुड़ा हुआ, तो आप योर मनी में शामिल हो सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले व्यूअर भी इनफैक्ट पूजा हमारे साथ कनेक्टेड है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है उनका, तो पहले उनको भी शो में जोड़ लेते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश मूले हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। और प्रकाश, अगर आप सुन पा रहे हैं, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका और क्या जानना चाहते हैं। इनफैक्ट प्रकाश से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पूजा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके सवाल में ही 2-3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बाकी व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बिगनर है। प्लस कितना इन्वेस्टमेंट करें अगर शुरुआत कर रहे हैं, या फिर कितना इमरजेंसी फंड रखें, इस पर भी इनका सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट जब तक ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले मैं इमरजेंसी फंड के टॉपिक पर चर्चा कर लेती हूँ और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर लेती हूँ। तो पूजा, अगर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कोई भी अगर शुरुआत कर रहा है, यंग एज में कर रहा है या मिडिल एज में कर रहा है, सबसे पहली चीज या पहला स्टेप क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरे हिसाब से प्रकाश जैसे काफी लोग हैं जिन्हें शुरुआत करनी है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स तो अब इतना फेमस हो चुका है कि इसके बिना तो मतलब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही लोग नहीं समझते हैं। तो डेफिनेटली पता है कि एसआईपी करनी है, लेकिन एसआईपी करने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे हम प्रकाश का सवाल भी देख रहे हैं कि प्रकाश के सवाल में इन्होंने बहुत क्लियरली पूछा है कि भाई रिस्क मैं किस हिसाब से प्लान करूं, फिर मुझे इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा निकालना है तो वो मैं किस हिसाब से प्लान करूं। सो मेरे हिसाब से दीपाली स्टेप बाय स्टेप ना पहले कैश फ्लोज को देखना है। अगर कोई कमाना शुरू कर रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, समझ लो 30 की एज बताई है इन्होंने, तो मैं समझती हूँ फर्स्ट सैलरी होगी, या अगर फर्स्ट सैलरी भी नहीं है लेकिन बहुत शुरुआती तौर है, इनकम आने के बाद का जो बहुत शुरुआती तौर है, तो सबसे पहले ना आपको ये ध्यान में देना है कि आपके कैश फ्लोज कैसे हैं। कैश फ्लोज मतलब आपको मंथली इनफ्लो कितना आएगा टैक्स वगैरह कटकुटा के, एंड आपका अगर कुछ आउटफ्लो जा रहा है, चलो घर खर्च में, या कोई आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई रेंटल एक्सपेंसेस है, अगर आपने कोई लोन ले रखी है और लोन के कोई एक्सपेंसेस है, घर चलाने के एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके फोन बिल्स हैं, आपके ट्रांसपोर्ट बिल्स हैं। सो आपको हर छोटी 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 चीजों को नोट डाउन करके एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए एक्सेल शीट को मॉनिटर करना है कि आपके कैश फ्लोज में अल्टीमेटली सेविंग्स कितनी आती है। नॉर्मली हम बोलते हैं 50-30-20, ये एक थंब रूल है कि 50% आप आपकी जो एक इमरजेंसी के जो एग्जैक्ट आपके जो घर खर्च के या फिर ग्रोसरी के, हाउस होल्ड, ये सारे जो खर्चे हैं वो आप अलग से रख लीजिए। 30% जो हम बोलते हैं कि आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं या आपकी जो नीड्स वगैरह हैं उसको आप कर लीजिए, और बाकी का जो आपका 20% है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो अगर मुझे परसेंटेज देखना है तो 20-30% आपके इनफ्लो का आप इन्वेस्टमेंट की तरफ शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको यही देखना है कि इमरजेंसी के लिए मुझे 6 महीने का घर खर्च है, वो मैं अलग कर सकते हैं। तो जैसे अगर समझो मेरा हर महीने घर खर्च है 10,000 रुपए, तो एटलीस्ट 60,000 मेरा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दूसरा, जैसे आप कह रहे थे कि हमें रिस्क को भी इवेल्युएट करना है, तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो हम कहते हैं ना कि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते और उसी समय पे एकदम से रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और मार्केट में जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं अगर बहुत ही वॉलेटाइल का परफॉर्मेंस रहा, तो वो एक हिम्मत टूट जाती है कि अरे मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मेरी पहली सेविंग है और रिटर्न तो कुछ बन नहीं रहे, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। तो रिस्क को समझना बहुत जरूरी है।
मेरे हिसाब से ये 3-4 बातें हैं दीपाली, फर्स्ट हैंड अगर हम किसी से बात करें तो। बिल्कुल। अच्छा पूजा, एक चीज़ और, हम बिगनर्स को कैसे एलोकेशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उस पर आएँगे। लेकिन अगर आप प्रकाश का सवाल देखें, क्योंकि प्रकाश हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि 40,000 की इन्हें सिप करनी है, जिसमें 20,000 इनको इमरजेंसी फंड में रखने हैं, 20,000 म्यूचुअल फंड में। तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि अभी इन्होंने कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया है। इस 40,000 में से हर महीने 20,000 इमरजेंसी फंड में डालेंगे और 20,000 ही म्यूचुअल फंड में डालेंगे। तो मैं इनके क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर कोई लमसम इमरजेंसी फंड किसी के पास नहीं है, सपोज कीजिए, लेकिन वो निवेश की शुरुआत करना चाहता है, अगर इमरजेंसी फंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या 1 साल में डेवलप करता भी है कोई भी इन्वेस्टर, जैसे आपने कहा कि 6 से 12 महीने के खर्च के लिए जितनी रकम आपको जरूरत है उतना एटलीस्ट इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तो ये क्योंकि एज नेम इंडिकेट इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड हो जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकें आसानी से। जी, जी। तो ये अगर कोई स्लोली स्लोली हर महीने थोड़ा थोड़ा फंड इमरजेंसी फंड में डाल रहा है, तो ये रकम उसको कहाँ डालनी चाहिए? सो क्योंकि जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी फंड मतलब हम हमारे जो म्यूचुअल फंड के इसमें देखते हैं कि लिक्विडिटी कितनी आपको मिलती है, मतलब जितना जल्दी मैं उसको, अगर मुझे जरूरत पड़े, आज मैंने कहा कि मुझे लिक्विड फंड में से पैसा निकालना, तो कल मेरे अकाउंट में आना चाहिए, तो वो इतना क्विक जो पैसा आता है वो लिक्विड फंड से आता है। सो लिक्विड फंड में एसआईपी करना आप शुरू कर सकते हैं। एंड जैसे आपने कहा दीपाली 6 से 12 महीने, और जैसे अगर हम प्रकाश का ही सिचुएशन देखें, तो 40,000 अगर वो मंथली सेव कर सकते हैं, इन्होंने खुद ने ही 50-50 का एक आंकड़ा डिसाइड कर लिया कि 50% हम लॉन्ग टर्म डाल देंगे और 50% इमरजेंसी, जो शुरुआती तौर पे करना है तो कर सकते हैं। हम इसमें और थोड़ा और तोड़ सकते हैं कि मे बी 20,000 मंथ, मतलब साल का 2,40,000, साल का 2,40,000 अगर आपको एज एन इमरजेंसी आपके 6 महीनों के खर्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन डाइवर्सिफ़ाई करके एक गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं, तो एक अलग एसेट क्लास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि आप इक्विटी में ही डालो, आपने 50% इक्विटी चूज़ कर दिया, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो 10 से 15 साल इन्होंने मेंशन किया है, उसके लिए रखें। लेकिन जो बाकी का 50% है, उसको हम तोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत डेट में कर सकते हैं, जो लिक्विड फंड मैंने मेंशन किया एज़ एन इमरजेंसी, थोड़ा बहुत हम हाइब्रिड में भी कर सकते हैं, समझो 3-5 साल के हिसाब से, जिसमें मल्टी एसेट वगैरह कैटेगरी आ सकती है। एंड थोड़ा हम गोल्ड में कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आंकड़ा, एक परसेंटेज दर्शाया कि 50% आप लंबी अवधि के लिए रखें, 25% आप मिड टर्म के लिए रखें, जहां आपको हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, बाकी 25% हम डेट में और गोल्ड में डाल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक फेयर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा एसेट क्लास का, एंड एट द सेम टाइम इक्विटी डेट का एक रेशियो भी मेंटेन रहेगा शुरुआती तौर से। बेसिकली जो इमरजेंसी फंड के लिए भी जो रकम ये हर महीने निकाल रहे हैं उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली सिर्फ बैंक अकाउंट में ही नहीं रखना है, बल्कि उस पैसे को हाइब्रिड फंड्स में डाल सकते हैं, या जैसे आपने पूजा बताया वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली। जी जी, बताएं हाँ, पूजा। या एक चीज यही मेंशन करूंगी दीपाली, काफी टाइम ये होता है कि लोगों को लगता है कि अब जैसे मेरे पास सैलरी आ रही है और तुम 40,000 पूरा ले रहे हो, तो वो उनका ना कंट्रोल चला जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। तो ये इमरजेंसी का जो पैसा है ना, ये मैं लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड में आपने बैंक में रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए, जो लिक्विड फंड जो एक कैटेगरी है, वो एक म्यूचुअल फंड के आपने बैंक में रखा हुआ है, सिर्फ आपकी बैंक में नहीं है, उधर है, बट वो सेफ ही है, वो इक्विटी में निवेश नहीं हो रहा है, उसका मार्केट से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और वो आपको इतना क्विकली एक दिन में पैसा मिल भी जाएगा, इट इज जस्ट आउट ऑफ साइट। अब ये क्यों जरूरी है, एक हैबिट बनानी जरूरी है दीपाली, क्योंकि हम रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहे हैं, कोई खर्चा आ जाता है ना, हमको बैंक अकाउंट में अगर वो अमाउंट दिखता है एवरी मंथ, तो हम वो खर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड फंड में सेव होगा ना, तो एक तो आउट ऑफ साइट होगा, तो हम खर्चा करेंगे भी नहीं, हमारा कंट्रोल रहेगा ना, एट द सेम टाइम वो एज एन इमरजेंसी ही रहेगा। तो ये हैबिट मेरे हिसाब से लोगों को बनाना जरूरी है, और अगर इनिशियली एकदम शुरुआती तौर पे लिक्विड फंड की हैबिट नहीं भी आती है, तो आप स्वीप इन एफडी भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम से सेविंग में आपको वही 3-4% मिले, उससे बेटर है आप इन 1-2 ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूजा ने मेंशन की, आउट ऑफ साइट रहता है तो हम यूज नहीं करते हैं, हम चाहे कितनी एफडीज कर ले, लेकिन हमारे पास अगर एक्सेस होता है इमीडिएट
उसको इस्तेमाल करने का, तो यूजुअली व्हेन एट टाइम्स ऑफ नीड हम उस रकम को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इमरजेंसी फंड है तो इमरजेंसी के लिए रखें और इसीलिए उसको बिल्कुल भूल जाएं। और वो कैसे आपको करना है वो पूजा ने आपको समझाया कि आप अलग कैटेगरी ऑफ फंड्स में आप उस पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा पूजा, अब बिगनर्स के लिए अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसे एसेट एलोकेशन करना चाहिए इन जनरल? और प्रकाश को भी सलाह दीजिए कि जो ये 40,000 के सिप कर रहे हैं, इसमें 20,000 जो इक्विटी में करना है 15-20 सालों के लिए, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, प्लस लमसम और एसआईपी दोनों में से कौन सी बेटर रहती है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दीपाली आई थिंक इनका एक क्वेरी था कि इन्हें रिस्क भी समझना था। इन्होंने बोला रिस्क कैसे कंसीडर करना है। तो रिस्क को हम 2-3 अलग-अलग चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐज के हिसाब से। अभी यंग इन्वेस्टर है, 30 की ऐज है, तो एक फ़ॉर्मूला हम देखें तो ऐज जितना परसेंटेज आप फिक्स में रखें, मतलब 30% आप उसको डेट एसेट क्लास में रखें या फिक्स्ड इनकम में रखें एंड बाकी 70% का आप रिस्क उठा सकते हैं। ये एक पैरामीटर हो जाता है। दूसरा गोल लंबा है, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऊपर है, तो हम डेफिनिटली रिस्क ले सकते हैं इक्विटी की, क्योंकि इक्विटी में 7 साल के बाद आपका रिस्क ऑलमोस्ट निल के बराबर हो जाता है। ये हमने पिछले काफ़ी साइकिल्स में देखा है और ये हिस्ट्री रहा है। थर्ड, आपके गोल्स कितने दूर हैं, मतलब आपको कुछ 1 साल के अंदर चाहिए, कुछ 3 साल के अंदर चाहिए, कुछ 5 साल, तो आप गोल प्लानिंग करें एंड इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को हम अलग-अलग पॉकेट्स में डाल सकते हैं। अब जब हम प्रकाश का केस देखें, इन्होंने जो 20,000 नक्की किया है कि हम इक्विटी में डालें, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, मैं इन्हें काफ़ी कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने की सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं इन्हें कह रही हूँ एक मल्टी कैप रखें और एक फ्लेक्सी कैप रखें। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। कोई भी आप मल्टी कैप में मैंने कुछ फंड्स बताए भी हैं, व्हाइट ओक मल्टी कैप है, उसमें डाल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप, ऐसे 2 फंड से शुरुआत करें एंड बाकी का जो 40 है, उसे हम थोड़ा बहुत डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मिड टर्म के लिए मल्टी एसेट कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन में डाल सकते हैं एंड थोड़ा बहुत पोर्शन मैं चाहूंगी कि आप गोल्ड एसआईपी में भी शुरू करें, जिसमें आप कोई भी फंड का गोल्ड एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं, एसबीआई या कोटक। एंड जैसे हम इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन आप लिक्विड फंड में एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो 5,000 को डिवाइड करें लिक्विड फंड में एंड गोल्ड एसआईपी में, 20,000 आपका इक्विटी में गया और जो बाकी का 10,000 है उसको आप एक मिड टर्म के हिसाब से एक हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 या 5 एसआईपी से आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। 50% इक्विटी, 20-30% हाइब्रिड एंड 10% आपका डेट प्लस गोल्ड। ओके, चलिए, तो ये प्रकाश आपके लिए सलाह दी गई है और अकॉर्डिंगली आप अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। बाकी इन्वेस्टर्स के को भी एक गाइडेंस मिली होगी इस डिस्कशन के थ्रू। विनय अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है हिमाचल प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। विनय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग, वही पूछिए मैंने अपना आपका सवाल। पोर्टफोलियो आपको सेंड किया है। मेरे 5 फंड में इन्वेस्टमेंट है। वही पूछना था मेरे को कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर 15 to 20 ईयर्स क्या मैं 5 करोड़ अपना इकट्ठा कर सकता हूँ? ओके, तो 5 करोड़ 15 साल में आप कह रहे हैं और ये 50,000 के सिप हाँ जी। ऑलरेडी आप कर रहे हैं? हाँ, ये मैं 2021 से कर रहा हूँ। कितनी वैल्यू है अभी आपके पोर्टफोलियो की? 31 लाख। अच्छा, 31 लाख की इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में और 10% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। अभी जो 5 फंड्स हैं Right. पूजा इनके पास, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी मल्टी कैप, एडलवाइस टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई प्रू मैन्युफैक्चरिंग, और इन पांचों में ये 10,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। बताइए सजेशंस। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल विनय, एक चीज मैं कहूंगी आपके लिए कि आपका लक्ष्य भी तय है, 5 करोड़ की राशि जुटानी है आपको, आपका टेन्योर भी तय है 15 साल के टाइम पीरियड में। सो अच्छी बात है, मैं समझती हूँ रिटायरमेंट के आसपास की प्लानिंग हो रही है आपके मन में। सो अगर हम पहले गोल की बात करें कि 15 साल में 5 करोड़, करंट पोर्टफोलियो 31 लाख रुपीस एंड करंट एसआईपी 50,000, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ आप 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे विथ 10% टॉपअप, क्योंकि आपने वो मेंशन किया था, क्योंकि 10% टॉपअप भी जरूरी है ये रकम तक पहुंचने के लिए। हम अजम्पशन रिटर्न ले लेते हैं 12% का, जो हम नॉर्मली लेते हैं इक्विटी एसेट क्लास में, तो आपका एस्टिमेटेड कॉर्पस बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 5.83 करोड़। तो आप जितना प्लान कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो राशि है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज इवेल्युएट प्लीज करना, आप 10% से एसआईपी तो बढ़ाते हैं, लेकिन 5 करोड़ की वैल्यू भी इन 15 ईयर्स
वो भी आपको इन्फ्लेटेड, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको और ज्यादा एसआईपी करनी होगी। तो भले ही आप 10% से बढ़ा ले, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी चीजें भी होंगी रिटायरमेंट के लिए, कुछ प्रोविडेंट फंड होगा, एनपीएस वगैरह होगा, तो वो सब का भी एक बार चेक करके प्रॉपरली उसको भी एक साथ इवैल्यूएट करके रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना। अब जब हम 5 एसआईपी की बात करें 2021 से आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है कि आपने अच्छे समय में शुरुआत की। अभी पिछले 1.5 साल से हमने मार्केट वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन एसआईपी की वजह से आपको उसमें काफी अच्छा बेनिफिट मिल गया होगा एवरेजिंग का। 3 फंड्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन 2 फंड्स जो प्योर थीमैटिक है, उसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक टेक है, क्योंकि हम देख रहे हैं टेक भी एकदम लोवेस्ट पे है, मैन्युफैक्चरिंग भी काफी टाइम से एक ड्राई सेगमेंट चल रहा है। नॉर्मली क्या होता है विनय, सेक्टोरल या थीमैटिक फंड्स के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो हम कभी भी टाइम नहीं कर पाते हैं। तो 15 साल का जो समय है उसमें काफी 3-5 साल की ऐसी साइकिल्स आएंगी जब आपको लगेगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए और यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। सो सेक्टोरल और थीमैटिक मुझे लगता है काफी ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर करे तो वो बेटर है। अगर हम पीछे बैठने वाले लोग हैं जो अच्छा खासा एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं और रिटर्न की कामना कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उसकी जगह पे एक लार्ज एंड मिड कैप और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी का फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स भी काफी सेक्टर्स को इंक्लूड करते ही हैं। सो अगर आप रखते हैं समझ एंड आप कर सकते हैं उसको एंट्री एग्जिट, तो ही कंटिन्यू करें, वरना आपके लिए मैंने 2 फंड्स के नाम ऑलरेडी बता दिए, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी। जी ओके, तो विनय, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है और 6 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर लेंगे। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे पूजा ने मेंशन किया, वो आप नोट कर लीजिए। सुरेश का सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू इन्होंने हमें भेजा है ओडिशा से। इनकी मंथली एसआईपी चल रही है 25,000 रुपये महीना की। 13 लाख की ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 सालों का इनका टाइम होराइजन है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में डाल रहे हैं 11,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, और 6,000 रुपये महीना है डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन में। एसबीआई गोल्ड फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। बताइए सजेशंस इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर। जी बिल्कुल। एक चीज मैं कहूंगी दीपाली, काफी लोग हमें जो सवाल भेजते हैं, अभी काफी क्लैरिटी है कि 25,000 कर रहे हैं, 13 लाख की वैल्यू है, 15 साल का समय है। मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टर्स या कॉलर्स जो भी हैं वो अपनी एज भी बताएं हमें, सो दैट हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि इनकी रिस्क किस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे सुरेश कुमार ने भी 15 साल का एक होराइजन पकड़ा है, हम समझ सकते हैं कि शायद ये एक रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। तो रिटायरमेंट के लिए अगर हम देखेंगे 13 लाख की वैल्यू एंड 25,000 की एसआईपी, अगर 12% का रिटर्न अजम्पशन लेके चले तो 2 करोड़ के आसपास की राशि इनकी बन जाएगी। इन्हें भी मैं टॉप अप करने की सलाह दूंगी, 10% से आप टॉप अप करें तो यही 2 करोड़ की राशि सीधा आप 3.5-4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस 3 फंड्स में किया है, ये अच्छी बात है, बहुत ज्यादा स्कैटर नहीं किया है पोर्टफोलियो को, लेकिन जो अमाउंट्स है वो काफी मिसमैच है। जैसे कॉन्ट्रा में 11,000 है, पारंपरिक फ्लेक्सी में 8,000 है, डीएसपी मल्टी एसेट में 6 है। सो मेरे हिसाब से एक अमाउंट अगर वो इक्वलाइज कर लें, कॉन्ट्रा कर सकते हैं कंटिन्यू 8,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन एक मल्टी कैप की सलाह दूंगी मैं, वाइट ओक मल्टी कैप फंड, वो इंट्रोड्यूस कर लें। मल्टी एसेट क्योंकि 15 साल का समय, ऑलरेडी गोल्ड में अलग से 5 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मल्टी एसेट में भी गोल्ड आएगा। सो अगेन ये जो मल्टी एसेट रखना, गोल्ड कितना रखना, फिक्स्ड इनकम कितना रखना, ये कहीं ना कहीं एक बॉटल डाउन होता है कि हम किस एज पे हैं, किस तरह की रिस्क हम उठा रहे हैं, और क्या मैं एक अग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ या नहीं। सो ये चीज एक ध्यान में रख के एज का भी आप नेक्स्ट टाइम से जो भी व्यूवर्स हैं वो आप मेंशन करें। एंड एट द सेम टाइम इन्हें जो मैंने 2-3 चीजें कही, मल्टी कैप ऐड कर ले, मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं, वाइट ओक मिड कैप फंड। तो इस हिसाब से 3 या 4 फंड से पोर्टफोलियो को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सजेशन सुरेश आपके लिए दिया गया है, थोड़ा बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो में। आप वाइट ओक मल्टी कैपिटल में आपको 9,000 रुपये महीना डालने हैं, 8,000 रुपये आप पारंपरिक का एसबीआई काउंटर में। तो एसबीआई काउंटर में जो एलोकेशन बेसिकली आप करें तो उसको कम किया गया है, ये आपके लिए सजेशन है। गोल्ड फंड में आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आप होल्ड कीजिए, मे बी वो आपका एक इमरजेंसी फंड भी हो सकता है।
10% स्टेप अप जरूर करें। ये सब व्यूअर्स के लिए, सब इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो स्टेप अप जरूर करें, जितना भी आपके पॉकेट अलाउ करे, 5, 10, 15, 20%, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा काफी ज्यादा अगर कॉर्पस एक्यूमुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे बनी हुई हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुरेंद्र अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से सवाल पूछने के लिए। सुरेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी मैडम, मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था और पिछले 1 साल से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ मैडम। और ये 1 साल के दौरान मैंने इतना इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, लगभग 37 लाख के करीब है। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरा एनपीएस कटता है मैडम 22,000 पिछले 8 साल से। तो मतलब रिटायरमेंट की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ आपने अब तक सारा लमसम पैसे डाले हुए हैं। अब आपको 50,000 रुपए की सिप करनी है 10-15 सालों के लिए, करेक्ट जी? जिसमें आपने, जैसे मैं समझ पा रही हूँ, रिटायरमेंट गोल तो है ही, जो कि आप मान के चल रहे हैं कि एनपीएस में जो आप पैसे डाल रहे हैं उससे फायदा मिलेगा, प्लस 10 साल में बच्चे के एजुकेशन के लिए 1 करोड़ और 15 साल में घर के लक्ष्य के लिए 2 करोड़। यही सवाल है आपका? जी यही सवाल है मैडम। ओके, पूछ लेते हैं। तो अब तक 40 लाख के आसपास इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 8 लाख, 7.5 लाख व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप में, 4.5 लाख एचडीएफसी मिड कैप में, 4.25 लाख मुतुल ओस्वाल मिड कैप में, 4 लाख मुतुल ओस्वाल ईएलएसएस टैक्स सेवर में, देन 4 लाख डाले बंधन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में। तो इनका लमसम पोर्टफोलियो है अगले 15 सालों के लिए। एनपीएस में 22,000 इनके जा रहे हैं, जिसमें इनका कॉर्पस 23 लाख का हो चुका है। अब इनका पहले इनका एक सवाल तो ये कि इनको एक एडिशनल एसआईपी शुरू करनी है हर महीने की, जो कि 50,000 रुपए महीने की रहेगी। प्लस इनके 3 गोल हो जाएंगे। एक तो रिटायरमेंट का गोल हो जाएगा, प्लस 10 सालों में बच्चे के एजुकेशन के लिए 1 करोड़, 15 साल में घर के लिए 2 करोड़। बताइए पूजा। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, अगेन आप 40 पे हैं एंड आपके पास 20 इयर्स है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए आपने काफी क्लियरली कह दिया एनपीएस से हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस अमाउंट को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। एक कैलकुलेशन बता दूं तो अभी का जो आपका घर खर्च है, वो घर खर्च को आपको 20 साल के बाद उसका जो इन्फ्लेशन के बाद जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना है, उस अमाउंट समझो अगर आप अभी 50,000 है, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, तो 20 साल बाद वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए। तो 3 लाख आपको 60 से लेके समझो 80 का अगर हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ते हैं तो हर महीने 3 लाख मिलना चाहिए। और 3 लाख मिलने के लिए आपको 60 की एज पे फॉर एग्जाम्पल अराउंड 2 करोड़ या 3 करोड़ की राशि चाहिए। तो ये आपको देखना है कि आपका एनपीएस या प्रोविडेंट फंड या और जो भी आपने सोचा है दिमाग में, ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं। ये मैंने जस्ट एक मोटा मोटी एक अजम्पशन के तौर पे आपको बताया है। आपके पास एक्चुअल फिगर्स निकलेंगे जब आप आपका इवैल्यूएशन करेंगे। जो दूसरे गोल हैं, बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 साल में 1 करोड़, उसके लिए 32 लाख जो आपके पास अभी लमसम है, आपने कहा 40 लाख की उसकी आज की वैल्यू है, सो 32 लाख के लमसम से हम वो आराम से 1 करोड़ की राशि पहुंच जाएंगे। और जो 2 करोड़ आप चाहते हैं घर के लिए 15 साल में, उसके लिए 40,000 की एसआईपी से भी हम वहां इजीली पहुंच जाएंगे, जो आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं। सो मोटा मोटी ये सारी चीजें कंसिडर हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि महंगाई को ध्यान में नहीं रखा है। जैसे 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू अगर आज की है, अगर आपने काउंट की है, तो वो डबल हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि 10 साल बाद का 1 करोड़ मुझे चाहिए, तो आप सही कैलकुलेशन पे हैं। एंड 15 साल बाद वाला भी जो घर है वो आज के वैल्यू के हिसाब से है, तो वो 2 का 4 करोड़ हो जाएगा। तो 40,000 की नहीं तो हमें 80,000 की एसआईपी लगेगी, सीधा हिसाब है। लेकिन आप कहते हैं नहीं तभी का 2 करोड़, तो आप ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आप वर्कआउट कीजिए। रिटायरमेंट का कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा वो आप वर्कआउट कीजिए। एंड लास्टली जो फंड सिलेक्ट किए हैं, आपने देख रहे हो आपने डायरेक्ट में सिलेक्ट किए, मतलब कोई इंटरमीडियरी नहीं है। मैं समझती हूँ आपकी खुद की एक्सपर्टीज या खुद की कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन से आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप किसी जानकार या किसी मीडिएटर के थ्रू करिए, कोई एडवाइजर के साथ बैठिए या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, क्योंकि आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं अलग अलग कंपनियों के। 16 लाख रुपए आपके सिर्फ स्मॉल कैप में है। 3 मिड कैप ले रखे हैं, अगेन 16 लाख आपके मिड कैप में है। बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, बच्चे की पढ़ाई है, घर खरीदना है, सो बहुत बड़े बड़े गोल्स बाकी हैं।
सो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये सारे फंड्स भी होने चाहिए। आप 5 फंड्स रखें, मिड और स्मॉल कैप में भी इक्वल प्रोपोर्शन रखें। सो मैं एक पोर्टफोलियो में आपको 2-3 चीजें ऐड करने के फंड्स बता देती हूँ। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, डीएसपी वैल्यू फंड एंड निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट, जिसमें थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा। आप लमसम को भी इसी तरीके से रखें और एसआईपी को भी इसी तरीके से रखें। बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो ना बनाइए, क्योंकि अभी काफी सारे गोल्स बाकी हैं एंड डाइवर्सिफिकेशन। और आपने कहा 1 साल पहले, तो आप खुद देख रहे होंगे कि अभी लमसम का अभी वैल्यूएशन कितना कम होगा अभी। सो यही चीज हमें नहीं करनी है एंड हमें अभी भी मौका मिले तो हम इसको एक अच्छी तरीके से इसको शफल करके 5 अलग अलग पॉकेट्स में आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। और फटाफट से पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए। जी बिल्कुल, मैंने आज के काफी सारे क्वेश्चंस में इन्हीं फंड्स को सजेस्ट किया है दीपाली। वाइटो का मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी का मिड कैप फंड एंड डीएसपी का वैल्यू फंड। ये 4 फंड्स उन्हीं लोगों को मैं कहूंगी शुरू करने के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं। एसआईपी के माध्यम से आप करें तो शुरू करना है। एंड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के वक्त बात की थी, रिस्क कंसिडर करके एंड आपके क्या गोल्स हैं, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए और अपने केस को, अपने अंदर के जो आपके पर्सनल फाइनेंसेस, कैश फ्लोज को देख के फिर आप चुनाव करें। ओके, तो ये रहे पूजा के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए और अपनी सभी व्यूज शेयर करने के लिए, सभी क्वेरीज पर। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।